स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया था, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के लाइफ के बारे में और हम नेशनल एजुकेशन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाती हूँ, थोड़ा समझाती हूँ कि हम नेशनल एजुकेशन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं एंड फॉर होम इट इज़ सेलिब्रेटेड। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। हम इनकी याद में उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं हर साल 11 नवंबर को। आइए हम कुछ जानते हैं एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी के बारे में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ये बॉर्न हुए थे 1888 में और इनकी डेथ 1958 में हुई थी। नाउ आई एम शोइंग यू समथिंग, प्लीज़ हैव अ लुक। नाउ हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इसका हमारा कंटेंट होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के अर्ली लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल उनके व्यूज़, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उसके बाद उनकी पोस्ट इंडिपेंडेंस, उनका जो भी योगदान रहा एंड लिटरेसी वर्क एंड देन लीगेसी एंड इन्फ्लुएंस। इनके बारे में हम ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। नाउ कमिंग टू द अर्ली लाइफ के बारे में कि ही वॉज बॉर्न ऑन 11th नवंबर इन 1888 इन मक्का। ये मक्का में 11th नवंबर को 1888 में पैदा हुए थे। इनकी माँ एक बहुत रिच अरेबियन शेख की डॉटर थी और इनके जो फादर थे मौलाना खैरुद्दीन, वो एक बंगाली मुस्लिम थे अफ़गान ओरिजिन के। अफ़गान में जो बंगाली मुस्लिम्स थे वहाँ से ये उनका ओरिजिन था और ये एक बंगाली मुस्लिम थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जो रियल नेम था वो था अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन। इनका असली नाम ये था ना। मौलाना आज़ाद वॉज वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेजेस। एज आई टोल्ड यू कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानते थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में काफ़ी कुछ सीख लिया था और उनके गुरुओं ने उनको काफ़ी कुछ बोला था और सिखाया था। जैसे कि किसको कौन कौन सी लैंग्वेज उन्हें बहुत अच्छे से आती थी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ अरेबिक, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पर्सियन एंड बंगाली, ये सारी लैंग्वेजेस में बहुत ही ज़्यादा वो वेल वर्स्ड थे। और मौलाना आज़ाद जी का जो वो थे वो एक ब्रिलियंट डिबेटर थे। वो बहुत अच्छा डिबेट कर लेते थे और क्योंकि वो उनके नाम से ही पता चलता है, अबुल कलाम का मतलब ही लिटरली मीन्स होता है लॉर्ड ऑफ डायलॉग्स, जो बोलने में महारत हासिल रखते थे, जो कि जिनके पास एक बहुत अच्छा शब्दों का भंडार था, डायलॉग्स का भंडार था, वो उसके देवता थे और वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से कोई भी बात को रखना और प्रेजेंट करना बहुत अच्छी तरीके से आता था। इसी वजह से उनको लॉर्ड ऑफ डायलॉग्स भी उनको कहा जाता था। Now, in fact, in the field of journalism, he was publishing a poetical journal, नायरंग ए आलम। इन्होंने नायरंग ए आलम एक पोइटिकल जर्नल इन्होंने पब्लिश किया था एंड दैट इज़ फुल ऑफ पोइट्रीज एंड वाज ऑलरेडी एन एडिटर ऑफ वीकली मैगजीन अल मिसवाह। मिसवाह एक वीकली जर्नल के भी एक एडिटर थे ये इन 1900 एट द एज ऑफ 12। देखिए बच्चों, जब 12 साल की उम्र में हम स्टडी कर रहे होते हैं, हम स्कूल में होते हैं, बट इन्होंने ये ऑलरेडी एक एडिटर थे वीकली जर्नल के। इन 1903 में इन्होंने एक मंथली जर्नल निकाला था दैट इज़ लिसान उस सिद्क। इन्होंने 1903 में एक मंथली जर्नल भी पब्लिश किया। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दी मौलाना आज़ाद जी ऑन इज़ रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। जब ये अब्रॉड से वापस आ गए तो आज़ाद जी दो बहुत बड़े बंगाल रिवॉल्यूशनरीज से मिले थे, जो कि थे औरबिंदु घोष एंड श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती। उनकी मुलाकात की और इन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो ब्रिटिश का था उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद इन 1912 मतलब कि 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने एक वीकली जर्नल निकाला उर्दू में, जिसको हम अल हिलाल कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया था अल हिलाल। इन्होंने जो जर्नल बनाया था वो था ताकि जो यूथ हैं उनके अंदर कुछ क्रांति की भावना को ये जागरूक कर सकें और एक रिवॉल्यूशनरी रिक्रूट्स को पीपल्स के अंदर डाल सके। नाउ अल हिलाल बिकम अ रिवॉल्यूशनरी माउथ पीस वेंटिलेटिंग एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़। इसमें बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसे पसंद नहीं करती थी अल हिलाल को, और उन्होंने इसको टोटली 1914 में बैंड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे विचार थे जिसकी वजह से एक आम इंसान जागरूक हो सकता है और क्रांति की भावना को उसके अंदर पैदा होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत खतरनाक था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो उन्होंने इस वजह से इसको 1914 में कंप्लीटली बैन कर दिया पब्लिश होने से। उसके बाद मौलाना
आज़ाद जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जो कि आपको पता है कि गांधी जी ने चलाया था, और वो इन्होंने ज्वाइन किया और सपोर्ट किया। उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920 में इन्होंने एंटर किया, एंड ही प्रिसीडेड ओवर द स्पेशल सेशंस ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1923 में इन्होंने स्पेशल सेशंस किए कांग्रेस के, एंड वाज सेड टू बी द यंगेस्ट मैन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, और ये सबसे यंगेस्ट थे जिसको सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। उसके बाद मौलाना आज़ाद जी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1940 इन रामगढ़, एंड रिमेन इन द पोस्ट टिल 1946 तक ये रिमेन उसी पोस्ट पर रहे। नाउ दिस ये तो थी उनकी पॉलिटिकल लाइफ। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल व्यूज़, वो उनकी सोच कैसी थी। ही नेवर सपोर्टेड द टू नेशन थ्योरीज, वो दो नेशन थ्योरीज को कभी सपोर्ट नहीं करते थे। उनका मानना था कि हिंदू मुसलमान में ये देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। कोई भी देश किसी भी रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर कभी भी विभाजित नहीं होना चाहिए। तो वो कभी भी टू नेशन थ्योरीज पर बिलीव नहीं करते थे, और ना ही उन्होंने कभी किसी को सपोर्ट किया। रामगढ़ सेशन हुआ था तो भी इन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था कि आप बच्चों सुनो एक बार, आई एम गोइंग टू रीड एंड देन आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट. The statement is, if an angel descends from heaven with the gift of freedom of India and declares from Qutub Minar that India is a free country, I would not accept it unless Hindus and Muslims are united. As if India does not get freedom, it is India's loss. But if Hindus and Muslims do not unite, it is entire humanity's loss. इसका मतलब हुआ कि अगर ऊपर से कोई फरिश्ता भी आ जाए स्वर्ग से और आके उनको एक गिफ्ट दे के जाए कि आपके देश को हमने आज़ाद होने का एक वरदान दिया या एक गिफ्ट दिया, और वो ये चीज़ कुतुब मीनार से भी डिक्लेयर कर दे, तो वो इनकी एक इंडिया एक फ्री कंट्री है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ ना हो। और फ्रीडम इंडिया को नहीं मिलता है अगर, तो ये इंडिया का नुकसान ज़रूर है, बट अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं है तो ये पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी का लॉस है, पूरी एंटायर इंसानियत का लॉस है। देखा स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी बात इन्होंने बोली और एकता का इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। एंड फॉर द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स ही लॉन्च अल हिलाल एंड अल बेलाग। इन्होंने अल हिलाल और अल बेलाग नाम के जर्नल्स थे, वो इन्होंने लॉन्च किए लोगों के लिए, ताकि लोगों के अंदर हिंदूज़ और मुस्लिम्स के लिए जो भावना है एकता की, वो जागरूक रहे। नाउ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को वो सर्व किए उन्होंने एज अ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 1947 टू 1958। एज आई टोल्ड यू कि वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने। एंड आज़ाद मास्टरमाइंड, ये आज़ाद का ही मास्टरमाइंड था कि उन्होंने क्रिएट किया कि एक नेशनल प्रोग्राम बनाया जाए फॉर स्कूल्स का एंड कॉलेज कंस्ट्रक्शन का एंड स्प्रेडिंग द एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स इनटू द स्कूल्स। ये उन्होंने ही सोच जागरूक की थी लोगों के अंदर, और ये उन्हीं की ही बहुत बड़ी मास्टरमाइंड सोच थी कि स्कूलों का और कॉलेजों का गठन किया जाए, ताकि छोटे छोटे बच्चे और यंग अडल्ट उसमें एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जाएँ, और हमारे जो गुरु हैं वो हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करें और हमें एक सही रास्ता दिखाएं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, बट एजुकेशन की कमी की वजह से और सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से इंसान भटक जाता है। तो वो चाहते थे कि एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, एक बहुत अच्छे कॉलेजेस और हम स्कूल्स का गठन करें, ताकि बच्चे उसमें जाके पढ़ें और हमारे देश का भी लिटरेसी रेट बढ़ जाए और सभी लोगों के पास एजुकेशन पहुंच जाए। यूनिटी फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। Now, in 1956, he served as the president of the UNESCO General Conference held in Delhi. General Conference held हुई दिल्ली में, और वो फिर 1956 में यूनेस्को के प्रेसिडेंट बने। Then, अंडर हिज लीडरशिप, जब इनकी लीडरशिप चल रही थी यूनेस्को में, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस्टेब्लिश किया फर्स्ट IIT, फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1951 एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 1953। एक यूजीसी का और एक आईआईटी का गठन किया इन्होंने। आईआईटी 1951 में और यूजीसी का गठन 1953 में किया। यूजीसी जो कि ग्रांट प्रोवाइड करता है हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ को, और सारी यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड होती हैं अंडर दी यूजीसी।
नाउ ही ऑल्सो लेड एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इन्होंने ही नींव रखी, डेवलपमेंट किया IISc का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का, एंड द फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारी फैकल्टी है टेक्नोलॉजी का, उसका भी इन्होंने ही डेवलपमेंट किया। एंड ही फॉरसॉ अ ग्रेट फ्यूचर इन द IITs ऑफ फॉर इंडिया। इन्होंने बहुत अच्छा फ्यूचर एक देखा, और कि इंडिया में IIT का बहुत अच्छा फ्यूचर है बच्चों के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया में सिर्फ एजुकेशन की कमी है। अगर हम सही दिशा दें, सही मार्गदर्शन दें बच्चों को, तो बच्चों का जो क्रिएटिव माइंड है वो बहुत कुछ कर सकता है। दैट्स वाई ही foresaw that the future of the IITs in India is very great. Now, coming to the literacy work of the Abul Kalam Azad ji, Maulana Azad ji is considered one of the greatest Urdu writers of the 20th century. इनको बहुत बड़ा greatest उर्दू राइटर थे ये 20th सेंचुरी के, और इन्होंने बहुत सारी किताबें उर्दू लैंग्वेज में लिखी, जो कि इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर, तस्कीरा, तारजुमानुल कुरान एट्सेट्रा, इस तरीके की बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी। और जो गुबार ए खातिर है, जो सेलीज ऑफ माइंड, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का। इन्होंने ये 1942 से 1946 में लिखी, जब ये इम्प्रिजन थे अहमदनगर फोर्ट में इन महाराष्ट्र में। उसके बाद इट इज़ ऑफन सैड दैट दिस बुक इंडिया विंस फ्रीडम जो थी, इनकी पॉलिटिकल लाइफ को कवर करती थी। जो इन्होंने पहले जो बुक लिखी इंडिया विंस फ्रीडम, इसमें इन्होंने पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिटेल दिया कि पॉलिटिकल लाइफ इनकी कैसी थी। और उसके बाद इन्होंने जो गुबार ए खातिर लिखी, उसमें इन्होंने सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ की डिटेल्स दी थी, और कि स्पिरिचुअल लाइफ और सोशल लाइफ कैसी है। Now, this is the literacy work of the Honorable Maulana Abul Kalam Azad ji. And now coming to the legacy and the influence of Azad ji. Azad is remembered as one of the most leading Indian nationalists of a time. अपने समय के वो सबसे leading nationalist में गिने जाते थे। Now, his contribution to establishing the education foundation in India is recognized by celebrating his birthday as National Education Day across India. और इन्होंने जो भी योगदान शिक्षा में दिया और एजुकेशन फाउंडेशन इन्होंने रखी इंडिया में, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 11 नवंबर को एज अ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर, नेशनल एजुकेशन डे पर। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप दी मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को सेटअप किया माइनॉरिटी अफेयर्स ने 1989 में, इनके बर्थ सेंटेनरी पर, ताकि टू प्रमोट, जब 100 साल हो गए इनकी बर्थ एनिवर्सरी को, तब एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन्होंने एक मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन का गठन किया 1989 में, ताकि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके बैकवर्ड क्लासेस को, जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, इसलिए ऐसे एक ऐसा फाउंडेशन का गठन किया गया। देन जवाहरलाल नेहरू जी इनको मिर ए कारवा कहते थे, मीन्स कारवां लीडर, और महात्मा गांधी ने इनको कहा था कि ये पर्सन है, अ पर्सन ऑफ द कैलिबर ऑफ प्लेटो, एरिस्टोटल एंड पाइथागोरस। 3 लोगों का मिश्रण का इतनी बड़ी उपाधि गांधी जी ने इनको दी थी, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको मिर ए कारवा, द कारवा लीडर बोला। उसके बाद ऑन February 22 of 1958 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वन ऑफ द फॉरमोस्ट लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पास्ट अवे, और उनका देहांत हो गया इन 1958 ऑन 22 फरवरी। और वो इतने बड़े लीडर का एक बहुत ही आकस्मिक तरीके से कह लो देहांत हो गया। उसके बाद फॉर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, मौलाना अबुल कलाम वॉज पोस्ट्यूमसली अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, भारत रत्न, इन 1992। और इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा इनका नेशन पे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने इनको अवार्ड मिला 1992 में, भारत रत्न। पॉस्टमसली अवार्ड उनको दिया जाता है जो इस दुनिया में नहीं होते, मरने के बाद जो इस दुनिया में चले जाते हैं उनको पॉस्टमसली अवार्ड किया जाता है। तो उनको पॉस्टमसली अवार्ड किया गया था 1992 में, भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। सी स्टूडेंट्स, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में मैं आपको जितना बताऊंगी डिटेल में उतना ही कम है। सो ओनली आई एम गिविंग यू ओनली दिस मच इन्फॉर्मेशन। आप इसको सर्च कीजिए इनके बारे में गूगल पे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी डिटेल में, और आप इनके बारे में पढ़िए। आपको इनके बारे में पढ़ के बहुत कुछ ऐसा पता चलेगा कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया, और किस वजह से हम इतना बड़ा दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों, हमें
आज एक प्लेज लेनी चाहिए कि नेशनल एजुकेशन डे पर हमें कम से कम इतना तो रखना चाहिए कि हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ें, लोगों को बताएं और हम अपनी एजुकेशन को बहुत हल्के में ना लें कि हमें एजुकेशन बहुत आराम से नहीं मिली है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने, विजनरीज ने क्या कुछ नहीं किया हमारे देश के लिए, कितना कुछ अपनी पूरी लाइफ इसमें लगा दी और हम इसको ईजिली नहीं ले सकते। सो कीप रीडिंग and be educated. Thank you so much. Thank you for listening and watching.